अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हमने क्या बोला? हमने ये कहा कि हमारे पास जो पौधे होते हैं, पौधों में दो तरह के पौधे होते हैं। पौधे हैं और वो पौधों के अंदर दो किस्म है। एक पौधों की किस्म वो है जिसके हम कहते हैं C3, और दूसरे जिनको हम कहते हैं C4 पौधे। एक है जिनको हम कह रहे हैं C3 पौधे और जिनको हम कह रहे हैं C4 पौधे। C3 पौधे मतलब वो जिनके पास जो पहला कंपाउंड रहेगा, पहला मुरक्कब रहेगा, वो 3PGA यानी 3 कार्बन से बनने वाला रहेगा। दूसरा रहेगा जिसके अंदर रहेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी 4 कार्बन से बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक है। नाउ हमने C3 की बात की है। C3 को बनाने वाले जो साइंसदान थे उनका नाम था केल्विन, इसलिए उनके नाम पे उस साइकिल का नाम केल्विन पाथवे भी रख दिया गया। वैसे ही यहाँ पर C4 पाथवे, ठीक है। C4 पाथवे का मतलब है ऐसा पाथवे जिसमें क्या होगा, पहला जो कार्बन कंपाउंड रहेगा वो 4 कार्बन वाला रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड। नाउ तो हम ये कहते हैं कि ये जो C4 पाथवे है और ये जो C4 पौधे हैं, आमतौर पर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पौधे होते हैं ये गर्म, कहाँ पर होते हैं? गर्म इलाकों में होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो पौधे हैं जो खुश्क गर्म सैर इलाकों में है, तो ये गर्म इलाकों में होने की वजह से इनके अंदर C4 पौधे क्यों या C4 पाथवे क्यों रन होता है? तो उसका वजह एक ये होती है कि हमको ये मालूम है कि जब सूरज की रोशनी पत्तों के ऊपर पड़ती है, तो सूरज की रोशनी के पत्तों के ऊपर गिरने की वजह से इन पत्तों के ऊपर जो छोटे छोटे होल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं हम उनको? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के जरिए क्या होता है? इस स्टोमेटा के जरिए पानी खारिज होता है। क्या खारिज होता है? पानी खारिज होता है। अब अगर पानी खारिज होगा, और इस पानी खारिज होने के अमल को क्या बोला जाता है? इस पानी के खारिज होने के अमल को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या बोला जाता है इसको? ट्रांसपीरेशन, यानी पानी के खारिज होने के अमल को बोला जाता है। तो जब सूरज की रोशनी आती है तो उसके नतीजे में जो स्टोमेटा है उसके जरिए ट्रांसपीरेशन होता है, पानी खारिज होता है। अब अगर ये पौधे, अच्छा सवाल ये आता है कि पानी क्यों खारिज हो रहा है? तो स्टोमेटा ओपन होने का मकसद क्या था? स्टोमेटा ओपन होने का मकसद ये होता है इसके जरिए अंदर किसको लिया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूरज की रोशनी पड़ती है, CO2 को अंदर लेना होता है, लेकिन उसी दौरान में पानी भी क्या होता है? जाया होता है। अब अगर ऐसे इलाके जो गर्म मरतूब है वहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ट्रांसपीरेशन, पानी का जाया होने का प्रोसेस ज्यादा होगा। तो फिर उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? उसको बचाने के लिए ये किया जाए कि जब सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा हो उस वक्त स्टोमेटा ओपन ही ना हो, पानी बाहर खारिज ना हो। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसा आएगा? उसको कैसे आप तस्वीर करेंगे? उसका कैसे रिडक्शन करेंगे? उसके जरिए कैसे आप ग्लूकोज बनाएंगे? तो उसके लिए ऐसे पौधों के अंदर एक स्पेशल टाइप का साख्त बनाई गई है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके जरिए कम से कम पानी जाया हो और आसानी से ग्लूकोज बन भी जाए। अब ये पूरा अमल कैसा होता है उसको हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है ना, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बात समझाने के लिए कि असल में ये C4 पाथवे होता क्या, ये क्यों होता है, ठीक है, और क्यों ये सिर्फ खुश्क गर्म इलाकों वाले पौधों में होता है। तो पहली बात कि ये किस में होता है? खुश्क गर्म से इलाके वाले पौधों में C4 पाथवे होता है। फिर हालांकि ये जो C4 पाथवे हैं इनमें जो पहला कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तस्बीत का क्या है? पहला हासिल है, पहला प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ पहला प्रोडक्ट यानी ऑक्सैलो एसिटिक ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर साथ ही साथ C3 पाथवे या केल्विन दौर का भी इस्तेमाल होता है, और इसके जरिए हयाती तालीफी पाथवे यानी कौन सा दौर, कौन से वाले पाथवे की बात हो रही है? बायो सिंथेटिक पाथवे। हमने पहले पढ़ा ना, बायोसिंथेटिक दौर, जहां पर क्या होगा? RUP पे आएगा, एक कार्बन को ले जाएगा, दूसरे कार्बन को ले जाएगा, तीसरे को लेकर जाएगा, तीन तीन के 2 कंपाउंड बनेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। ये पूरा दौर चलता रहेगा। अब सवाल ये पूछ सकते हैं हम कि C3 पौधों से किस तरह से ये मुख्तलिफ है?
ठीक है, इसमें और वो पाथवे जिसमें C3 पाथवे हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि इनमें भी C3 पाथवे होता है, तो फिर ये अलग किस बुनियाद पर हुए? अगर इनमें भी C3 पाथवे हो रहा है तो इनको भी आप C3 बोलिए ना, C4 क्यों बोल रहे हैं? तो उसकी वजह क्या है कि C4 पाथवे या C4 जो पौधे होते हैं उनके अंदर खास तरह के कि उनके अंदर जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, उसके अंदर एक मखसूस एनाटॉमी होती है, उसके अंदर अंदरूनी तौर पर एक स्पेशल साफ्ट होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, और इनमें ज्यादा दर्जे हरारत को बर्दाश्त करने की क्या होती है? सलाहियत, जो बात मैंने पहले बोला। और इनमें रोशनी की ज्यादा शिद्दत के तय क्या होता है? रद्द अमल। अब इनमें जियाई तनफुस, जिसको बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन, जियाई तनफुस क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होता। अब आमतौर पे फोटो रेस्पिरेशन का अमल क्या होता है? तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में टूटने का अमल, ग़िज़ा के इस्तेमाल का, रेस्पिरेशन, हम आगे चल के बढ़ेंगे, वो अमल नहीं होता। और गैर मामूली मिकदार में बायोमास को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। आमतौर पे हम आगे चल के पढ़ने वाले रेस्पिरेशन का अमल ये होता है कि जो ग़िज़ा होती है वो ग़िज़ा के टूटने का काम जो होता है वो रेस्पिरेशन में होता है। इसका मतलब लाइट आएगी तो ग़िज़ा टूटेंगे, ठीक है? तो वो जो लाइट की मौजूदगी में जब ग़िज़ा के टूटने का अमल होता है तो उसको क्या बोला जाता है? फोटो रेस्पिरेशन। तो ज्यादा अगर लाइट आएंगी तो ज्यादा टूटने का अमल होगा, ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसका मतलब ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा लॉस होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो गैर मामूली तौर पर जो बायोमास है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बनने वाला जो महासिल है, बनने वाला जो न्यूट्रिएंट है, बनने वाली जो ग़िज़ा है वो क्या रहेगी? ज्यादा। तो सूरज की रोशनी ज्यादा अगर है तो नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन इस नुकसान से बचने के लिए C4 पौधों ने अपने अंदर एक नई एनाटॉमी बनाए, एक नई साख्त बनाई, और उस साख्त की वजह से ये होता है कि इनके अंदर नुकसान कम से कम होता है। बात समझ में आई ना? अब बात को समझते हैं। अगर हम तजुर्बे गाह के अंदर क्या करते हैं, C3 पौधे और C4 पौधे, इनकी पत्तियां लेकर आते हैं और उमूदी सेक्शन यानी कट करते हैं इसको, तो आपको उसके अंदर बड़ा फर्क महसूस होगा। क्या? कि दोनों में एक ही तरह की मीजोफिल है। इन दोनों में कौन प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल। कौन से खलिए होते हैं? मीजोफिल खलिए। मीजोफिल खलिए का मतलब ऐसे खलिए जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल। याद आ रहा है ना, हमने बोला मीजोफिल खलियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? फिर वेस्कुलर बंडल के खिलाफ के अतराफ जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? फ्लोएम, जाइलम, ये हम आगे चल के बढ़ेंगे। उसके खिलाफ के अतराफ के जो खलिए हैं वो एक ही तरह के हैं या वो अलग अलग है? किस तरह के, हम उसको इस सेक्शन के जरिए या कट करके देख सकते हैं, ठीक है? तो दोनों में एक ही तरह के मेसोफिल खलिए और वेस्कुलर बंडल के अतराफ में जो गिलाफ बनाने वाले खलिए वो भी एक जैसे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी खास एनाटॉमी है जिसकी वजह से ये पौधे अलग हो गए? ये पौधों को C4 पौधे कहा जाता है। C4 नाम क्यों आया? C4 नाम इसलिए आया क्योंकि पहला महासिल कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन से बना हुआ है? 4। 3PGA कितने कार्बन से बना है? 3। और OA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन से बना है? 4। अब सवाल ये आ रहा है कि C3 पाने वाले जो भी पौधे हैं उसके वेस्कुलर बंडल के अतराफ में खुसूसन जो बड़े खलिए होते हैं जिनको कहा जाता है बंडल शीट खलिए। क्या बोला जाता है इनको? बंडल शीट खलिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर है बंडल शीट सेल विथ लार्ज क्लोरोप्लास्ट और दरमियान में है वेन्स। यहां पर अगर बात करते हैं तो दरमियान में कौन है? वेस्कुलर बंडल। और यहीं पर उसको क्या बोला जा रहा है? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के अतराफ में कौन मौजूद है? बंडल शीट सेल। अब ये वो पत्तियां जिनमें इस तरह की एनाटॉमी होती है उस एनाटॉमी को बोला जाता है क्रेन्स एनाटॉमी। ऐसे एनाटॉमी जिसमें दरमियान में कौन रहेगा? दरमियान में रहेंगी वेन्स, या क्या रहेगा? वेस्कुलर बंडल, पानी की नाली, ग़िज़ा की नाली, और उसके आजू बाजू में बड़े बड़े खलिए मौजूद रहेंगे। और वो बड़े बड़े खलियों की इस आजू बाजू की शक्ल को क्या बोला जाएगा? क्रेन्स एनाटॉमी। फिर खलियों की तरतीब की बिना पर जिनकी शक्ल क्रेन्स यानी रित जैसी हो जाती है, क्रेन्स यानी
रिक्त जैसी हो जाती है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट खलियों की कई परतें हो सकती है। यानी यहां पर ये जो बंडल शीट की हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े खलियों की बात कर रहे हैं, इनकी कई सारी क्या हो सकती है, परतें हो सकती है, लेकिन डायग्राम में हमने सिर्फ एक ही परत बता रहे हैं। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट की कसरत से मौजूदगी इनकी खासियत है। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि इनके आजू बाजू जो सेल होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट वाले सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? मेसोफिल सेल। इसका मतलब ये हो गया कि बीच में होंगे वेस्कुलर बंडल, आजू बाजू होंगे बंडल शीट सेल, उसके आजू बाजू कौन से सेल होंगे? मेसोफिल सेल। और इन मेसोफिल सेल की खास बात ये होगी कि उनके पास कौन मौजूद रहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। फिर खलवी दीवारें जो होती हैं इनकी कैसी होती है? दबीज। यहां दबीज बोलने का मतलब है पतली होती है। कैसी होती है? पतली। क्यों क्यों पतली होगी? क्योंकि ये गैस के तबादले की क्या करती है? मज़ाहमत करती है और खलियों के दरमियान खाली जगह नहीं होने देती। अब दबीज का मतलब यहां पर पतली है। दूसरा मीनिंग है कि बहुत ज्यादा चिपकी हुई एक दूसरे के, ताकि उनके बीच में कोई गैस बाकी ना रहे, उनके बीच में कोई जगह बाकी ना रहे। एक फिर क्रेन्स एनाटॉमी और खलियों में मीजोफिल की जो तरतीब है उसके मुशाहिदे की बुनियाद पर जो C4 पौधे हैं, अगर हमको देखना है तो उसकी एग्जाम्पल कौन हो सकता है? मक्का हो सकता है या जवार की पत्तियां हो सकती है, जिनके अंदर हम इस तरह की शाख को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आमतौर पे जो क्रेन्स एनाटॉमी है, क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया? मीजोफिल खलिए, उसके बाजू बंडल शीट खलिए जिसके अंदर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट, उसके बाजू फिर मीजोफिल खलिए जिसके अंदर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ दो बातें याद रखना है कि जो बंडल शीट खलिए है, बड़े खलिए, उनके अंदर लार्ज क्लोरोप्लास्ट है, और जो मीजोफिल खलिए उनके अंदर स्मॉल क्लोरोप्लास्ट है, छोटी क्लोरोप्लास्ट है। याद रहेगा। अब इनमें एक जो बात याद रखना है कि आखिरकार इनमें ऐसा कौन सा अमल होने वाला है C4 पौधों में। तो अब अगर इस शक्ल की बात करते हैं तो अब यहाँ पर ये जो खलिए है, यानी यहाँ पर दो तरह के खलिए, तो अब मैंने बोला ना कि यहाँ पर दो तरह के खलिए हो रहे, तो इनमें सोनामल कंसिडर करिए कि ये बीच में है वेस्कुलर बंडल, बाजू में बंडल शीट खलिया और बाजू में मीजोफिल खलिया। तो अब हम इसको हटाकर इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो खलिया है वो कौन सा वाला है? बंडल शीट। उसके बाजू वाला खलिया कौन है? मेसोफिल। ठीक है। बंडल शीट खलिये में जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो बड़ी होती है, मेसोफिल में जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है। अब बंडल शीट और मेसोफिल इन खलियों के बीच में एक साइकिल होती है, उस साइकिल को बोला जाता है हेंच स्लैक पाथवे। क्या बोला जाता है इसको? हेंच स्लैक पाथवे। तो यहां पर एक पाथवे होता है, उस पाथवे का नाम है हैच स्लैक पाथवे। क्या नाम है उसका? हैच एंड स्लैक पाथवे। और ये दौर भी कैसा होता है? साइक्लिक प्रोसेस है, यानी बार 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 गोल 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 होने वाला है। यानी ये भी प्रोसेस क्या होने वाला है? रिपीट 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 होने वाला है। अब जब ये अमल रिपीट होगा तो होगा क्या कि जो मेसोफिल खलिया है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। सूरज की रोशनी आएगी तो सूरज की रोशनी में मेसोफिल खलिया है, इसका मतलब उसके क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर एटीपी बनेगी, एटीपी बनेगी, एनएडीपी बनेगी। अब वो आगे चल के क्या करने वाला है? उसका इस्तेमाल करने वाला है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। ठीक है। नाउ 3 कार्बन वाला जो साल्मा है कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। कौन है यहाँ पर? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहां पर ये इब्तिदाई कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है। हमने बोला था कि C3 पाथवे में एक्सेप्टर कौन है? त्रिपीजी। यहां पर कौन है? पीईपी। कौन है यहां पर? पीईपी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। कौन है यहां पर? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है। और ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये इसका इब्तिदाई कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और मेसोफिल खलिये में क्या होता है? मौजूद होता है। फिर इस रिडक्शन का जो जिम्मेदार खामिरा है वो है पीईपी कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब यहां पर ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को आगे जाके
तस्बीत करवाना है, जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ना है। तो इस काम को करवाने यहाँ जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 कार्बन का कंपाउंड और ये एक कार्बन आ गया, ये दोनों मिल गए और 4 कार्बन का कंपाउंड बना। और ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। क्या नाम है उसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, C4 पाथवे। ठीक है नाउ, तो अब यहां पर एक खामरा है जिसका नाम क्या है, पीईपी कार्बोक्सिलेज, या उसको बोला था पीईपी केस। एक बात और हमको समझना है कि हमने कहा था कि जो मीजोफिल खलिए होते हैं, है ना, हमने इससे पहले बोला कि C3 पाथवे में या पौधों के अंदर जो एंजाइम होता है रूबिस्को होता है। यहां पर एक बात याद रखना है कि यहां जो मीजोफिल खलिए है उनमें रूबिस्को खामरा नहीं होता। कौन से वाले, C4 वाले पाथवे के अंदर जो मीजोफिल खलिए है वहां पर अभी रूबिस्को खामरा नहीं है। C4 एसिड, C4 एसिड यानी OAA मीजोफिल खलियों में बनता है। और यहां पर जो OAA यानी जो 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, वो कहां पर बन रहा है अभी, वो मीजोफिल खलिया कहां बन रहे हैं। देखो अगर आप लोग ज्यादा आज के इससे सैचुरेट हो गए होंगे, बहुत ज्यादा अगर हो गया होगा तो थोड़ा कान खोल के सुनो। पहले हमने C3 की बात की, अब किसकी बात कर रहे हैं, C4 की बात कर रहे हैं। C4 के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें थोड़ा सा बदल हो गया। क्या बदल हो गया, यहां पर भी मीजोफिल सेल ही है, लेकिन यहाँ मीजोफिल सेल जो है उस मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो अमल हो रहा है उस अमल में थोड़ी सी तब्दीली हो गई। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि मीजोफिल खलिया में क्या है, यहां पर रूबिस्को की जगह दूसरा एंजाइम है। यहां पर RUBP जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसकी जगह दूसरा एक्सेप्टर है, कौन है, PEP फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कितने कार्बन का है, 3। जैसे ही वो चौथा कार्बन एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। इसलिए इस पाथवे का नाम, ये जो पौधा है इस पौधे को क्या बोला जाता है, C4 पौधा, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है, 4 कार्बन वाला, जिसको क्या बोला जाता है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। फिर ये मीजोफिल खलियों में दिगर 4 कार्बन वाले मुरक्कबात जैसे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, क्या बोला जाता है, एस्पार्टिक एसिड। अब यहां देखिए, यहां पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। किस शक्ल में होगा, एक शक्ल में होगा मैलिक एसिड, कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, या दूसरा कौन है, एस्पार्टिक एसिड बनता है जो बंडल शीट के खलियों में मुंतकिल हो जाता है। यानी यहां से ये जो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड है ये बाद में तब्दील होकर कहां पर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होकर कहां पर आ जाएगा, बंडल शीट के खलियों में। जब वो बंडल शीट के खलियों में ट्रांसपोर्ट होकर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, एस्पार्टिक एसिड। किस फॉर्म में आएगा, एस्पार्टिक एसिड। नाउ अब उसके बाद, उसके बाद क्या होता है, यहां जो C4 एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन साल्मों में टूट जाता है। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा जैसे ही आएगा तो ये जो एसिड था, कौन सा, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, ये फिर से टूटेगा। और टूटकर किस में टूटेगा, एक कार्बन बनेगा 3 कार्बन वाला और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कार्बन वाले साल में वापस मीजोफिल खलिये में क्या हो जाएंगे, मुंतकिल, जहां वो फिर दोबारा किस में तब्दील हो जाएंगे, PAP। इस तरह से क्या हुआ कि जब ये आया यहां पर तो यहां पर क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। कौन सा अमल हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए इससे पहले जो अमल हुआ था ना वो कौन सा हुआ था, कार्बोक्सिलेशन। अब कौन सा अमल हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन। इसने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 4 कार्बन में मतलब 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बना, फिर बाद में तब्दील होकर वो क्या बना, 4 कार्बन वाला एस्पार्टिक एसिड। अब दोबारा वो क्या होने वाला है, टूटने वाला है। दोबारा टूटकर वो क्या बनने वाला है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल के C3 पाथवे में दाखिल हो जाएगा। C3 पाथवे में दाखिल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको आगे और ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होने वाला है। पीछे जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है वो इस बंडल शीट से दोबारा निकलकर कहां पर आ गया, मीजोफिल में, और दोबारा उसकी क्या हुआ,
रीजनरेशन, और दोबारा रीजनरेशन होकर वो क्या बन गया, दोबारा रीजनरेशन होकर वो क्या बन गया, फास्फोइनॉल पायरुवेट। फिर वो एक कार्बन लेगा, फिर अंदर आएगा, फिर यहाँ कार्बन देगा, फिर 3 कार्बन का कंपाउंड बन के वापस। तो इस तरह से यहाँ पर ये साइकिल क्या हो रही है, दोबारा हो रही है। जैसे वहां पर भी ये काम कौन कर रहा था, आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, वैसे ही यहां पर भी हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, लेकिन कार्बोक्सिलेशन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन, फिर दोबारा रिडक्शन, रिडक्शन के बाद दोबारा रीजनरेशन। लेकिन C4 पाथवे के अंदर यहां पर 2 स्टेप्स बढ़ गई, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, लेकिन वो रिडक्शन कहां होने वाला है, C3 पाथवे। इसका मतलब C3 पाथवे अंदर होता है, कहां अंदर होता है, बंडल शीट खलियों के अंदर। और बंडल शीट खलियों के अंदर जो भी बनेगा यानी यहां पर होगा, और बंडल शीट खलियों के अंदर जो भी ग्लूकोज बनेगी वो कहां पर आ जाएगी, वेस्क्यूलर बंडल में आ जाएगी। इस तरह से ये पूरा अमल पहुंचता है, पूरा अमल तकमील पाता है। नाउ बंडल शीट के खलियों से खारिज शुदा कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन या C3 पाथवे में दाखिल हो जाती है, यानी यहां पर जैसी वो आएगा तो यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चले गए, केल्विन दौर। केल्विन दौर का मतलब है कि अगेन यहां पर क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर रीजनरेशन होगा, यानी यहां पर अलग केल्विन साइकिल होंगे और ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। नाउ जो तमाम पौधों में पाई जाती है, इसका मतलब बंडल शीट खलियों में कौन मौजूद है, रूबिस्को, यानी C3 पाथवे में रूबिस्को कहां मौजूद है, मीजोफिल। C4 पाथवे में रूबिस्को कहां मौजूद है, बंडल शीट। नाउ लेकिन इनमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज मौजूद नहीं होता। यहां पर क्या था, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है लेकिन रूबिस्को नहीं है। यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मौजूद नहीं है, बट यहां कौन मौजूद है, रूबिस्को। और रूबिस्को कौन सा काम करवाता है, C3 केल्विन पाथवे, ग्लूकोज के बनाने का काम करता है। उसके बाद बुनियादी पाथवे जिसके नतीजे में क्या बनती है, शगर, यानी केल्विन साइकिल C3 और C2 पौधों में मुश्तरक होती है। केल्विन साइकिल जो होती है C3 और C2, अब हम कल बात करेंगे C2 पौधे किसको कहते हैं। तो C3 पौधे वो बोलते हैं जिनके पास क्या होता है, पहला कार्बन, पहला कंपाउंड 3 कार्बन का है। C4 पौधे वो जिनके पास पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला है। इसलिए जहन नशीन किया कि C3 केल्विन पाथवे पौधों के तमाम मीजोफिल में वाक़ होते हैं और C4 पौधों के मीजोफिल खलियों में ना होकर सिर्फ बंडल शीट के खलियों में वाक़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। क्या याद रखना है आपने, ये लाइन बेटा लिख कर रखना है बाजू में, क्या कि जो केल्विन साइकिल है, कौन है, केल्विन साइकिल है, यानी जो C3 पाथवे है, ये C3 पाथवे अगर हम C3 पौधों की बात करते हैं तो C3 पौधों में ये कहां पर होगी, ये होगी मीजोफिल खलियों में। कहां पर होगी, मीजोफिल सेल में। और अगर इसी केल्विन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये केल्विन साइकिल, ये केल्विन साइकिल C4 पौधों में कहां पर होगी, बंडल शीट सेल में। याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा घर पे बैठ के अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये 2 पैराग्राफ को बड़ा सोचकर समझकर पढ़ना है, ठीक है। कल हम ज़ियाई तनफुस की बात करेंगे यानी C2 पाथवे की, और फिर ज़ियाई तालीफ को असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से इंशाल्लाह बहुत पॉसिबल है कि कल ये सबक हमारा खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।